नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, तारीख थी 9 मई 1532। अचानक जोधपुर के राजमहल में चीख पुकार मच गई। हर तरफ महाराजा यानी राव गांगा के ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाने का कोलाहल था। इस हादसे ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। राज परिवार के करीबियों को संदेह था कि राव गांगा झरोके से खुद नहीं गिरे थे, बल्कि इसमें कुंवर मालदेव का हाथ था। राव की अंत्योष्टि से कुंवर की अनुपस्थिति इस संदेह को यकीन में बदल रही थी। मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के किले में हुआ था और जोधपुर के नए राजा को करीब 1 साल तक वहां से बाहर रहना पड़ा। राव गांगा बेहद सरल व संतोषी स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन मालदेव इसके बिल्कुल उलट बेहद उग्र और महत्वाकांक्षी। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी किताब जोधपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि राव बनते ही मालदेव ने अपनी रियासत की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। गद्दीनशीन होने के 10 साल के भीतर ही उन्होंने नागौर, जालोर, सिरोही, सिवाना, टोंक, मेड़ता और अजमेर पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य विस्तार के दौरान राव मालदेव ने अपने ही कुटुंबियों की रियासत बीकानेर को भी नहीं बख्शा। तब बीकानेर का शासक राव जैतसिंह के हाथ में था। एक ही परिवार के होने की वजह से राव जैतसिंह और राव गांगा ने कई मौकों पर एक दूसरे की मदद की थी, लेकिन मालदेव ने इसका लिहाज न करते हुए पाहेबा का युद्ध 1541 में जैतसिंह की हत्या कर बीकानेर को भी हत्या लिया था। इधर राजपूताने में मालदेव की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और उधर दिल्ली एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही थी। दिसंबर 1530 में बाबर की मौत के बाद हिंदुस्तान की गद्दी में कई ख्वाहिशमंद पैदा हो गए थे। उन्हें लगता था कि दूसरा मुगल हुमायूं उतना काबिल नहीं था। संभावित हुक्मरानों की इस दौड़ में सुर का पठान फरीद शाह यानी शेरशाह सूरी सबसे आगे था। नतीजन हुमायूं और शेरशाह के बीच पहले 1537 में चौसा का युद्ध और फिर 1540 में कन्नौज में जंग छिड़ी। इन दोनों में ही हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। उसके हाथ से दिल्ली का तख्त फिसल चुका था। यही पहला मौका था जब दिल्ली की सियासत ने मालदेव के दर पर दस्तक दी। कुछ समय पहले तक पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत का मालिक रहा हुमायूं जब बचते बचाते राजस्थान से गुजर रहा था, तब उसने अपने 3 दूत मीर समंदर, रायमल सोनी और शमसुद्दीन को मालदेव के पास मदद की गुहार लेकर भेजा, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। मालदेव की तरफ से हुमायूं को मदद न मिलने के पीछे विश्लेषकों के अलग अलग मत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनयिक रहे कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस बारे में लिखा है कि बयाना के युद्ध 1527 में राव मालदेव का एक बेटा रायमल राणा सांगा की तरफ से बाबर से युद्ध करने गया और वहां मारा गया। मालदेव उस पुत्र के शोक को नहीं भूला था। कर्नल टॉड आगे लिखते हैं कि कन्नौज रियासत के पतन की वजह से भी मालदेव मुसलमानों से नफरत करता था, इसलिए भी उसने हुमायूं को अपने यहां शरण नहीं दी। कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। इस बात का समर्थन जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले इतिहासकार मुनोत नैन्सी की ख्यात वंशावली के आधार पर इतिहास लेखन और चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में भी मिलता है। 1192 में चौहान शासक पृथ्वीराज को हराने के अगले ही वर्ष शाहबुद्दीन गौरी की सेनाओं ने जयचंद पर भी हमला बोल दिया था। इसमें वह मारा गया। तब जयचंद के भाई भतीजों ने जान बचाकर मरु प्रदेश में आश्रय लिया था, लेकिन अन्य इतिहासकार इस विषय में कर्नल टॉड से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। अकबरकालीन इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी में इस बारे में लिखा है कि हुमायूं की हार के बाद मालदेव ने उसे सहायता के प्रस्ताव से जुड़े खत लिखे थे। उस दौरान शेरशाह बंगाल पर चढ़ाई करने गया हुआ था और हुमायूं अन्य शासकों की मदद से कुछ छोटी रियासतों को फतह करने के फेर में उलझा था, इसलिए उसने मालदेव के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जब बाद में हुमायूं मालदेव की शरण में पहुंचा, तब तक उसका मन बदल चुका था। निजामुद्दीन लिखते हैं किसी भी शेरशाह ने एक दूत के हाथों मालदेव को असरफिया भिजवाई, जिनके बदले में मालदेव ने हुमायूं को पकड़कर उसे सौंप देने का वादा किया। इस साजिश का आभास होने पर अतखा ने हुमायूं को आगाह कर दिया था। हुमायूंनामा और अकबरनामा के मुताबिक राजस्थान से भागते हुए हुमायूं पर मालदेव की सेना ने हमला भी कर दिया था, जिसमें हुमायूं बच निकला। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार हुमायूं के कमजोर होने और शेरशाह की बढ़ती ताकत को देखकर ही मालदेव ने हुमायूं को शरण देने का अपना निर्णय बदला था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मालदेव अगर तब हुमायूं का साथ दे देता तो इसमें मुगलों का साथ उसका बिल्कुल अलग तरीके का संबंध स्थापित हो जाता, जिसका असर पूरे राजपूताने यानी राजस्थान पर पड़ता। इसके चलते आने वाले समय में राजपूतों का ओहदा हमेशा ऊपर रहता।
कयास तो ये भी लगाए जाते हैं कि यह बात करीब 60 साल बाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आगमन पर भी प्रभाव डालती और आज शायद एक अलग ही भारत की तस्वीर हमारे सामने होती। बहरहाल हुमायूं के बाद हिंदुस्तान में बचे मालदेव और शेरशाह दोनों ही जबरदस्त महत्वाकांक्षी थे, लिहाजा दोनों के राज्य की सीमाएं और तलवारें कब तक नहीं टकराती। मालदेव से हारने के बाद बीकानेर के राव जैत सिंह के बेटे कल्याणमल और नागौर के विरमदेव शेरशाह से मदद मांगने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन दोनों ने बादशाह को यकीन दिलाया कि उनकी मदद से वह मारवाड़ को हत्याने में कामयाब हो जाएंगे, लिहाजा शेरशाह ने अपनी फौज लेकर मारवाड़ की तरफ कूच कर दिया। इधर मालदेव भी अपनी सेना के साथ शेरशाह के मुकाबले के लिए निकल गया। यह दूसरा मौका था जब मालदेव न सिर्फ राजपूत समुदाय और राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत को बदल सकता था। दोनों सेनाएं महीने भर तक अजमेर के पास जेतारन में पड़ाव डालकर पड़ी रही, लेकिन जंग नहीं हुई। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मालदेव की ताकत देखकर शेरशाह वहां से लौट जाना चाहता था, लेकिन सुरक्षित स्थान को छोड़ने में भी कम खतरा नहीं था। इस कशमकश की स्थिति में शेरशाह ने एक चाल चली। इतिहासकार अब्बास खान सरवानी अपनी किताब तारीख-ए-शेरशाही में लिखते हैं कि शेरशाह ने मारवाड़ी भाषा में लिखे कुछ जाली खत मालदेव की छावनी में डलवा दिए। ये खत राजपूत सरदारों की तरफ से शेरशाह के नाम लिखे गए थे। इसमें लिखा था, बादशाह को अपनी जीत को लेकर संदेह करने की जरूरत नहीं है, युद्ध में हम राव को बंदी बनाकर आपके हवाले कर देंगे। इतिहास में जिक्र भी मिलता है कि शेरशाह की मदद करते हुए विरमदेव ने कुछ डालों में बादशाह के नाम की 1,000 मोहरे और फारसी में लिखे सिक्के सिलवा दिए। किसी व्यापारी के हाथों ये ढाले राजपूत सरदारों के बीच कौड़ियों के भाव बिकवा दी गई, जो मोहर वाली बात से पूरी तरह अनजान थे। फिर मालदेव को सूचना भिजवाई गई कि उसके सरदार बिक चुके हैं। भरोसा न हो तो ढालों की गद्दियां उधड़वा कर देख लो। स्वभाव से शक्की मालदेव ने ऐसा ही किया और उसे बादशाह की मोहरें और खत मिल गए। दो राजपूत सरदार जेता व कुंपा को शेरशाह की इस चाल का भान हो गया था। उन्होंने मालदेव को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन राव ने उनकी एक न सुनी और जेतारन से रातों रात अपनी सेना को लेकर जोधपुर लौट गया। खुद पर लगे विश्वासघात के आरोपों से आहत जेता व कुंपा के साथ महावीर राव खीवकरण, राव पंचायन और राव अखीराज ने अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ वही रुककर युद्ध करने की ठानी। इन सरदारों ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की 80,000 से ज्यादा की फौज से 4 जनवरी 1544 की सुबह सुमेल नदी के किनारे मुठभेड़ की। इतिहास में यह युद्ध गिरी सुमेल के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध का उदाहरण अक्सर उस प्रश्न चिन्ह के जवाब में दिया जाता है जो राजपूतों की वीरता पर लगाया जाता रहा है। तारीख-ए-शेरशाही में जिक्र मिलता है कि संख्या में चौथाई से भी कम होने के बावजूद राजपूत दिल्ली की सेना पर 21 साबित हुए थे। इसे देखते हुए एक अफगान सेनापति ने शेरशाह को मैदान छोड़ने तक की सलाह दे डाली थी, लेकिन ऐन मौके पर सेनापति जलाल खां जलवानी एक टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गया और शेरशाह जैसे तैसे फतह करने में सफल रहा। इस युद्ध में शेरशाह की क्या स्थिति हुई, ये बात उसके इस कथन से समझी जा सकती है, खैर करो वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि मालदेव अपनी शंकाशीलता के कारण ही गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह को परास्त नहीं कर सका। यदि मालदेव में राजनीतिक योग्यता की कमी न होती तो वह भारत में हिंदू राज्य की स्थापना कर सकता था। गिरी सुमेल में अपने राजा की भूल की वजह से हुई कई प्रमुख राजपूत सरदारों और सैनिकों की मौत से बचे हुए राजपूतों में निराशा घर कर गई। बाद में शेरशाह ने जोधपुर पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1545 में शेरशाह की अचानक मौत के बाद मालदेव फिर से जोधपुर हासिल करने में सफल रहा, लेकिन फिर मारवाड़ को उसका पुराना वैभव फिर कभी वापस नहीं मिल पाया। मालदेव के निधन के बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने जोधपुर को अपने कब्जे में ले लिया और मालदेव के पुत्रों को बादशाह के आश्रय में रहना पड़ा। हालांकि मालदेव ने एक पुत्र चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए चंद्रसेन। तो दोस्तों, कैसी लगी राजस्थान के इतिहास की यह जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।